नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों कल बहुत से दोस्तों का पेपर रहा होगा 9 जनवरी को। तुम जितने लोगों ने एनालिसिस देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन ज्यादातर आपके कहाँ से प्रीवियस ईयर बन रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को उतना अच्छा आपके पेपर अच्छा जाएगा ना। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनसीएफ से, एनसीएफ 2005 अच्छे से पढ़ के चाहिएगा दोस्तों। उससे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अच्छे से समझिएगा ना। यहाँ हम लोग भी सारे टीचर्स जितने क्वेश्चन बताते हैं आप उनको अच्छे से, चाहे वो मैथ का हो, सीडीपी का हो, ईवीएस का हो, इंग्लिश का हो या फिर मेरा हिंदी का ही ले लीजिए, सब चीज अच्छे से उसको समझ के जाइएगा। पैडागोजी के जो क्वेश्चन है वो आप सारे सब्जेक्ट का अच्छे से समझ के जाइएगा ना दोस्तों। आप एनसीएफ से देखिए बन रहा है आपके वैगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, सबसे क्वेश्चन वही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का हम। आज से हम प्रैक्टिस से शुरू करेंगे ना दोस्तों, प्रैक्टिस से। और ये ध्यान रखिएगा ये पेपर फर्स्ट और हाँ सबसे ज्यादा जरूरी ये पेपर सेकंड के लिए। जिन दोस्तों को लग रहा था कि पेपर सेकंड का कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब से वो प्रैक्टिस सेट, जितने प्रैक्टिस सेट देखेंगे उसमें पेपर सेकंड के लिए भी आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो अब से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन एकदम पढ़ के जाइएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो क्या तरीके बदलो, इरादे नहीं। अपने तरीके बदलिएगा दोस्तों, इरादे नहीं। अपने इरादे मजबूत रखिए और आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। देखिए सीटेट 2022-23 का आपका प्रैक्टिस सेट पहला शुरू हो रहा है यहाँ से। और ये आपके पेपर फर्स्ट यहाँ लिख दे रही हूँ, पेपर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, बता दे रही हूँ पहले। और पेपर सेकंड सबसे ज्यादा पेपर सेकंड के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने बोला था ना कि क्या उच्च प्राइमरी स्तर से आपका जो जूनियर सेकंड पेपर है उसके लिए ज्यादा, इस बार ज्यादा क्वेश्चन अच्छे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए वैसे बना हुआ है। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, पूछ रहा है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूछा है तो बोला है कविता पाठ। दोस्तों क्या पाठ्य पुस्तक में आपकी कविता पाठ नहीं आएगी? ऑब्वियस सी बात है आएगी। समाचार पत्र बोला है, अच्छा। फिर आयु अनुरूप साहित्य बोला है और रेडियो नाटक बोला है। तो दोस्तों उच्च प्राइमरी स्तर यानी 6 to 8 की बात कर रहा है तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? एक तो वो बुक तो जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त आयु अनुरूप उनकी जो एज रहती है उसके हिसाब से जो उनको साहित्यिक बुक पढ़ाई जाएगी, ठीक है, जो बुक दी जाएगी वो सबसे सही रहेगी, लेकिन उनके स्तर का होगा, जिससे क्या उनका संदर्भ में विकास होगा, उनका पूरा जो जितना वो सब चीज उससे अपना वो हिंदी का विकास अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही होगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार देखिए क्या कह रहा है इसके बारे में। पूर्णतः असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, निराधार है। तो दोस्तों पता है ना एनसीएफ ये सब किस कैसे बात करता है? क्या भाषा सीख कैसे इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत रूप में बात करता है कि भाषा को सिखाया जाएगा। और एकीकृत रूप का मतलब ही क्या होता है कि आपको सब सब्जेक्ट में, सब विषय से जोड़ते हुए भाषा को पढ़ाना है। तो ये बात तो पूर्णतः सत्य होगी ना कि गणित, विज्ञान विषयों जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं उसमें भी आपके भाषा से जोड़ते हुए पढ़ाते हैं ना। तो क्या हो जाएगी ये बात? पूर्णतः सत्य होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, यहाँ पे कह रहा है, जो कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर यानी जूनियर लेवल पर हिंदी तर भाषा यानी हिंदी को ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, सारे बुक्स जो रहती हैं वो हिंदी में ज्यादा होनी चाहिए, जिससे बच्चे क्या होंगे? हिंदी तर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, या ये कह रहा है ये सभी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ऐसा करने का उनका क्या सोच क्या रहता है, इसके पीछे कारण क्या है। सही बात है, उनको क्या, अब वो एक ऐसी एज में है कि उनको जो साहित्यकार है उनसे भी परिचित कराया जा सके, और क्या सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो उनका ताकि उससे भी वो परिचित हो सके, वो अपने देश से जुड़े, समाज से जुड़े, और भाषा की विभिन्न रंगतों, उसके जितनी रंगतें होती उनसे भी परिचित हो सके। तो यहाँ ये तीनों बातें सही है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सभी।
कौन सा सही होगा? ये सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, कब सीखते हैं? देखिए, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठ्य पुस्तक हो। अब दोस्तों देखिए, कई लोग सोचेंगे कि सरल साहित्य हो जाएगा तो शायद भाषा अच्छे से सीख ले, लेकिन नहीं। भाषा कब अच्छे से सीखेंगे? जब भाषा का समृद्ध प्रवेश होगा, यानी भाषा को हर तरीके से जोड़ के, चाहे वो गतिविधि के माध्यम से हो, चाहे खेल कूद के माध्यम से हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी क्लास में कराई जा रही हो, कविता पाठ कराए, साहित्य कराए, रोल प्ले कराए, कुछ भी कराए, लेकिन क्या उससे मेन मोटिव क्या होना चाहिए? मेन मकसद क्या होना चाहिए? भाषा को सिखाना है ना दोस्तों। तो भाषा का क्या समृद्ध परिवेश बनाना चाहिए, एक वातावरण जिसमें बच्चे भाषा अच्छे से सीख सके। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए क्या महत्वपूर्ण है? जांच सूची, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सूची या अवलोकन। दोस्तों वैसे ये उच्च क्या आपके निम्न में भी यही क्या सबसे बेस्ट रहता है? अवलोकन। क्या बच्चे क्या अवलोकन करके ज्यादा बेटर सीखेंगे? कोई भी रहे, अगर वो अवलोकन करके किसी को देख के जब सीखता है, उसको देखता ऑब्जर्व करता है चीजें, तब वो ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। यहाँ पे जो ना, यहाँ डैश था, क्या था? डैश, यहाँ मतलब बीच में भरना था, मतलब कौन सी दक्षता? और एक तो आपका बोल रहा है कि प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता प्राप्त करना है, एक आपकी अर्जित दक्षता होती है, और दूसरी कौन सी दक्षता बोल रहा है? कौन सी दूसरी दक्षता ऐसी है जिसे प्राप्त करना होगा? तो दोस्तों क्या वो सर्वोच्च दक्षता होगी, बुनियादी दक्षता होगी, औसत दक्षता होगी, या उच्च दक्षता होगी? दोस्तों जब उसके पास अर्जित दक्षता, यानी जब वो अपने परिवेश से, अपने वातावरण से सीख लेगा, तो उसे किस दक्षता की जरूरत होगी? बुनियादी, यानी उसका बेस मजबूत होना चाहिए ना, उसकी जो बुनियादी चीजें हैं उसे पता रहनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, भाषा के विभिन्न कौशलों डैश डैश को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने पहले ही बताया, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ पेपर फर्स्ट नहीं, ये दोनों के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछ रहा है? भाषा के विभिन्न कौशलों को कैसे पढ़ाना चाहिए, किसमें पढ़ाने की, किस रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। और ये देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी 2005 से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस चीज की अनुशंसा की जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे, कि भाषा के, देखिए ऑप्शन क्या दिया, एकीकृत, उच्च, निम्न, क्रमिक। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। एकीकृत मतलब ऐसे वो एक दूसरे से इंटरज्वाइन रहेंगे, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वो गणित में पढ़ाया जाए, आपके किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए, सब में जोड़ जोड़ के पढ़ाना है, एकीकृत रूप से पढ़ाना है। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा ना दोस्तों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ठीक है, देखिए कह रहा है निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, या फिर आगमन विधि। तो दोस्तों बच्चों को क्या बोलते हैं, व्याकरण शिक्षण देना आपको, तो सबसे बेस्ट विधि क्या होगी? आगमन विधि। आगमन विधि में आपका क्या होता है, उदाहरण से जाएंगे। पहले हम बच्चों को क्या बहुत सारे उदाहरण देके, जिससे वो अच्छे से परिचित रहेंगे, वो जानते रहेंगे कि हाँ ये चीज वो जानते हैं। जैसे अगर उनको संज्ञा पढ़ाना हो दोस्तों, उदाहरण से देखिए, इसमें क्या रहता है, उदाहरण से नियम की ओर। जैसे दोस्तों अगर बच्चों को आपको संज्ञा पढ़ाना है, तो क्या आप पहले आप नाम, कई लोगों के नाम, उनके दोस्तों के नाम गिनवा देंगे, आसपास की चीजों के नाम गिनवा देंगे। जब ऐसा आप उनको सब चीज बता देंगे, सब चीज जानते रहेंगे, फिर उससे जोड़ते हुए फिर आप क्या संज्ञा की परिभाषा बताएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर हो जाएगा। यानी वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका आगमन विधि के अंतर्गत। यानी कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है, आगमन विधि। ध्यान रखिएगा, सबसे व्याकरण शिक्षण देने के लिए आगमन विधि आपकी बेस्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में, ठीक है, एक क्या चैप्टर है, रक्त और हमारा शरीर, हाँ, पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। किससे जुड़ा है पूछ रहा है, का विचार यहाँ डैश होगा, जुड़ा है।
हम कौन सा चैप्टर है देख लीजिए, रक्त और हमारा शरीर है ना, किस चीज से जुड़ा है? संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से जुड़ा है, विज्ञान संबंधी शब्दावली से जुड़ा है, विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है। दोस्तों देखिए, पाठ्य पुस्तक किसकी है? भाषा की आपकी पाठ्य पुस्तक है, यानी हिंदी की पुस्तक है, उसमें चैप्टर का क्या नाम है? रक्त और हमारा शरीर। तो ये किस चीज का आपको पता है ना? कैसे? फिर देखिए यहाँ बात कैसी आ गई? एकीकृत, यानी हिंदी में भी साइंस का, आपका विज्ञान की शब्दावलियों से परिचित कराया जा रहा है। मतलब देखिए, पर्यावरण से भी चैप्टर बनता है, जीके से बनता है, जैसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में सुनीता विलियम, ऐसे ऐसे चैप्टर डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? ताकि उनको हर चीज का ज्ञान कराया जाए। इसलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है? भाषा की पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का क्या मकसद है, क्या मोटो हो सकता है उनका? विज्ञान संबंधी शब्दावली से जागरूक कराना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभाषा फार्मूला, भारत की चुनौतियों, यहाँ पे देखिए 2 डैश होगा। देखिए ऐसे ऐसे उच्च प्राप्त जो सेकंड पेपर होता है अधिकतर उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं ना, यहाँ पे एक होगा, एक यहाँ फिल करने को दिया है। भाषा की चुनौतियों और डैश डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। बताइए किसको है? क्या वो समस्याओं और अवसरों को, भाषा या स्थिति को, यहाँ कॉमा हो जाएगा, संस्कृति भाषा और इस संस्कृति भाषा स्थिति या अवसरों को, या फिर यहाँ पे ये इसका ऑप्शन आ गया है, यहाँ होगा संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा आपका जो ऑप्शन है, समस्याओं या अवसरों को, भाषा स्थिति या संस्कृति को, या फिर भाषा स्थिति या अवसरों को, या फिर संस्कृति या समाधानों को। तो दोस्तों त्रिभाषा फार्मूला जो होता है वो क्या, भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास करता है। किसको? तो पहला आपका क्या होगा, भाषा स्थिति की चुनौती, मतलब उसमें जब भाषा सीखने की स्थिति में जितनी चुनौतियां आती हैं, और किसको, आपके जितने अवसर, उसको सीखने में जितने अवसर प्रदान किए जाते हैं, उनको क्या संबोधित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की है। क्षमता की संगति में होना चाहिए, बोलने और पढ़ने की संगति, एक सेकेंड, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार क्या है? मतलब पूछ रहा है जो लिखने की क्षमता का विकास है वो किससे, बोलने, सुनने और पढ़ने, इन तीनों में होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि यह विचार कैसा है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है, पूर्णतः सत्य है। दोस्तों लिखने की क्षमता का विकास सिर्फ लिखने बोल देने से नहीं होगा कि बच्चा सिर्फ लिख रहा है उसी से उसकी लिखने की क्षमता का विकास होगा, नहीं, उसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आना चाहिए ना। सुबोपल्ली, पता है ना भाषा का जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है सीखने का, कौशल का, वो क्या होता है, सुबोपल्ली से होता है ना। यानी जब वो उसकी सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, तभी वो लेखन क्षमता उसकी उतनी ही ज्यादा विकसित होगी। तो मतलब यहाँ पे भी एकीकृत तरीके से होनी चाहिए। तो ये बात क्या है, एकदम सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। देखिए क्या उद्देश्य है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना। तो दोस्तों मात्र आयोजन करना, सिर्फ प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, इसको काट दीजिए। फिर निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, क्या मतलब सिर्फ निजी अनुभवों को केवल सिर्फ उसी को लिखकर व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन क्या सबसे अच्छा क्या ऑप्शन लिख रहा है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, उसका सही जानना कि उसकी जरूरतें कहाँ है, यही आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में जानना, यही उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, देखिए क्या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे
कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है या एकमात्र उद्देश्य है? तो दोस्तों क्या होगा, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ, मतलब जितने अन्य विषयों को बताया ना जोड़ते हुए, उसका विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता क्या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। ये क्या, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए, पढ़ने का अर्थ है। पढ़ने का अर्थ क्या होता है? वर्णमाला का ज्ञान होता है, शब्दों को पढ़ना होता है, वाक्यों को पढ़ना होता है, या पढ़कर समझना? तो दोस्तों पढ़ने का मतलब क्या है? जब आप पढ़ेंगे, जब आपको वो चीज समझ में आएगी तभी तो उसको पढ़ने का अर्थ निकलेगा, नहीं तो आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं पागलों की तरह, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो उसका क्या ही मतलब ऐसी पढ़ाई करने का। तो फिर क्या हो जाएगा, पढ़ने का अर्थ यानी पढ़कर समझना, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है। मतलब कोई कविता जिसमें क्या अभी भी ऐसे शब्द करके एक कविता रची गई है जिसमें क्या निकल रहा है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है। जैसे अभी भी यह कार्य हो रहा है ना दोस्तों, या नहीं? प्रश्न से मतलब ऐसा पूछा गया, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, ये प्रश्न किया गया है। इस प्रश्न का क्या मकसद हो सकता है? भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है, ये व्याकरण की परिभाषा पूछ रहा है, भाषा संरचना पूछ रहा है, या व्याकरणिक ज्ञान पूछ रहा है? तो दोस्तों वो क्या पूछ रहा है कि जो अभी भी मतलब क्या पूछ रहा है कि अभी भी ऐसे शब्द क्यों यूज किए गए हैं, क्या ये किसी बिना रुके चलने का भाव व्यक्त कर रहा है या नहीं? तो ये क्या जानना चाह रहा है? ये जानना चाह रहा है भाषा की बारीकियों को, जानना चाह रहा है कि भाषा के बच्चों के अंदर भाषा की बारीकी की समझ कितनी उत्पन्न हुई है ना, और ये उसी की ओर क्या संकेत कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? देखिए दोस्तों ये सेम क्वेश्चन उसी तरह का आ गया है, लेकिन देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तकीय विधि, अनुवाद विधि। तो मैंने पहले ही बताया व्याकरण सीखने की जो सबसे अच्छी विधि वो क्या है सिखाने की, आगमन विधि। कौन सी? आगमन विधि, यानी उदाहरण से नियम की ओर। चलिए इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, सही बात कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, भाषा की व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। फिर कह रहा है भाषा की बारीकी और संदर्भ को समझने की क्षमता का विकास करना। फिर क्या कह रहा है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। ठीक है, अब नहीं पूछा है दोस्तों, तो निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, यानी बच्चे उसको सृजनात्मक रूप से प्रस्तुत करेंगे, ये तो अच्छी बात है। फिर कह रहा है भाषा की बारीकी भी समझना चाहिए, और विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। ये तीनों बातें सही की जा रही हैं, लेकिन यही आपका उद्देश्य क्या नहीं होगा, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, यानी उनको याद कराना, जितने आपकी परिभाषाएं दे इनको याद कराना, उनको जनवाना, ये आपका क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या, बताइए, उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, या मुख्य उद्देश्य है? क्या भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। दोस्तों उसका विश्लेषण करने की बात कर रहा है, तो ये क्या एक मुख्य उद्देश्य होगा ना, क्या हो जाएगा, एक मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि, देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन आया है, डैश डैश समृद्धि का भाषा डैश डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। बताइए कैसा, साहित्य या कला भराएगा, भाषिक या साहित्य भराएगा, कलात्मक या साहित्य भराएगा, परिवेश या भाषिक। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन टफ लगता है ना, मतलब लगता ही नहीं है कि भरे क्या वहां पे। तो दोस्तों लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, जरूरी है कि उसकी भाषिक समृद्धि की, कौन सी समृद्धि, भाषा की कक्षा है, तो सीधी सी बात है किसकी, भाषिक समृद्धि की बात की जाएगी ना, भाषिक समृद्धि का, भाषा और किसका,
आपका साहित्य व अन्य कौन सा, देखिए एक कौन सा हो जाएगा, साहित्य व अन्य, साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। पूछ रहा औचित्य नहीं है। हिंदी तर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदी तर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदी तर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदी तर भाषाओं के माध्यम से संवेदना को विस्तार देना। तो दोस्तों देखिए इसका औचित्य क्या क्या हो सकता है, पहले ये जान लीजिए, नहीं पूछा है तो देख लीजिए क्या क्या हो सकता है। तो हिंदी तर भाषाओं की रचना और शैलियों से परिचित कराना, ये तो हो सकता है। ये भी होगा कि साहित्य से परिचित कराना है, ये भी सही बात है। और क्या कह रहा है, हिंदी तर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं का विस्तार करना है। हाँ भाई, बच्चों की संवेदनाओं का विकास तो करना ही होगा। तो ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये क्या मतलब हो गया कि ऐसा थोड़ी होता है कि हिंदी तर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, ये उसको औचित्य कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अतिरिक्त पूछा है, देखिए शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक योजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। फिर चौथा कह रहा है पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो दोस्तों रुचि जगानी है ना, भाषा ज्ञान में वृद्धि, रुचि जगानी है, बच्चों को और ज्यादा इन्वॉल्व करना है, क्लास में जोड़ना है, भाषा के प्रति जागरूकता करना है ना, जागरूकता पैदा करना है। तो क्या हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या, बहुत ज्यादा शैक्षिक भ्रमण, बच्चों को जब कहिए चलो घुमाने ले चले, चलो घुमाने चले, हमेशा तो नहीं घुमा सकते ना, स्कूल का भी बजट बनता है, उसके हिसाब से बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पे ले जाया जाता है। तो अधिकाधिक किया जाना चाहिए, ये तो नहीं है, लेकिन क्या स्कूल में ज्यादा से ज्यादा पाठचर्या सहगामी क्रियाएं, मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज, जो यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा भी जितने स्कूल में जितने भी आपका वो प्रोग्राम होता है ना, एनुअल फंक्शन होता है, और क्या क्या 15 अगस्त हो गया, विभिन्न तरह के आयोजन किए जाते हैं, बाल सभा का आयोजन किया जाता है, ऐसी क्रियाएं जिसमें बच्चों का क्या, बच्चे भाषा को और अच्छे से सीख सके, जिसमें बच्चे देखिए गाना में पार्ट लेते हैं, डांस करते हैं, स्पीच में यानी भाषण देते हैं, बच्चों को देखिए कितने कौशलों का विकास किया जाता है। तो क्या होता है, यही आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्कूलों में इसीलिए इसको अपनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषाई आकलन की दृष्टि से ना, देखिए क्या कह रहा है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। अच्छा, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को भंगिमा या भंगिमा होगा, ठीक है दोस्तों, भंगिमा को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जिसमें बच्चे अलग अलग विविध तरह के जवाब दें, अलग से उनका कल्पनाशील, उनका मतलब वो सोच सके, कितना ज्यादा वो सोच सकते हैं कि अपने आप को नीलकंठ की जगह पे रख के आंसर दे। अब बताइए सिर्फ ये मोर मोरनी के नाम किस आधार पे रखे गए, इसका नाम, इसका जवाब देखिए, क्या बच्चों का कल्पना से शक्ति का विकास होगा, नहीं। और ये बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, ये तो मान लीजिए पुस्तक में दिया होगा उसका कहीं पे आंसर, उसको ढूंढ के बच्चे बता देंगे, तो ये भी नहीं होगा। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत बातें थी, ये भी आसानी से पुस्तक से वो खोज के बता देंगे। तो ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन जब बच्चों से पूछा जाएगा कि बच्चों बताओ नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्दों में चित्रित करो, जब वो अपने शब्दों में बताएंगे दोस्तों, तब सोचिए कितने अलग अलग आंसर, कितने अलग अलग तरीके के उनके विचार निकल के वहां सामने आएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, चौथा ही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में पूछा गया, अर्जित समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए
अर्जित मतलब जो स्वाभाविक रूप से अपने से हो जाए, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से होती है ना। भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, या कह रहे हैं विद्यालयी परीक्षा प्रवेश। तो दोस्तों ये सब भाषिक पठन सामग्री भाषा अधिगम के लिए जरूरी है। संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, ये भी आपके भाषा अधिगम के लिए ज्यादा जरूरी होगा। विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया, सब औपचारिक चीजों की बात कर रहा है ना, तो सीधी सी बात किस चीज के लिए, ये सब भाषा अधिगम के लिए, लेकिन भाषा अर्जन के लिए पूछा है। तो दोस्तों समृद्ध भाषा परिवेश, जैसे जितना ज्यादा भाषा का समृद्ध परिवेश होगा उतना ज्यादा बच्चे क्या भाषा अर्जन करके सीखेंगे, भाषा अर्जन कर लेंगे ना, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने ऑटोमेटिक वो भाषा क्या कर लेंगे, अर्जन कर लेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, बच्चों की ही भाषाओं का प्रयोग करें, शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में व्यवहार करने के लिए कहे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। तो दोस्तों सर्वाधिक देखिए सबसे ज्यादा अच्छा क्या है, ये भी सही है बच्चों की भाषा का प्रयोग करे, नहीं शिक्षक अपनी उसको तो लक्ष्य भाषा भी सिखानी रहती है ना, तो सिर्फ ये नहीं होगा, शिक्षक उनकी भाषाओं में व्यवहार करने के लिए कही। देखिए ऑप्शन ऐसे बने कि आप चारों में कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन बेस्ट क्या है, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार करे। अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं तो उनको छूट दे, हाँ वो जैसे बोल रहे हैं उनको बोलने दिया जाए ना, तो उनकी मातृभाषा को हमेशा स्वीकार किया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह ग्रसित है। देख लीजिए रुबीना किससे ग्रसित है, उसको लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या वो डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है, डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, या भाषाघात से। तो दोस्तों लिखना है तो लिखना क्या, डिस्कैलकुलिया आपके क्या गढ़ना संबंधी विकार होता है, तो यहाँ मैथ की तो बात की नहीं है कि गणित में उसको दिक्कत हो रही है, तो क्या डिस्ग्राफिया जहां पे लिखने में दिक्कत हो, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में लिखा जाता है ना, तो लिखने में जहां दिक्कत होगी वो क्या आपका डिस्कैलकुलिया होगा। बाकी डिसलेक्सिया आप जानते हैं आपकी पठन अक्षमता होती है, और भाषाघात यानी जो भाषा बोलने उलने में उच्चारण करने में जो दिक्कत होती है वो भाषाघात होता है, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 डिस्ग्राफिया यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है, सर्वाधिक सहायक पूछा है, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन की बात कर रहा है, फिर कह रहा है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, फिर कह रहा है हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, फिर कह रहा है हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। देखिए दोस्तों सब में समाचार पत्र विज्ञापन दिया है, पुस्तक विज्ञापन दिया है, पत्रिका पाठ्य पुस्तक दिया है, ठीक है सही बात है, लेकिन देखिए सबसे बेस्ट सर्वाधिक बेस्ट खोजा करिए ना, चारों ऑप्शन पढ़ के आपका क्या होना चाहिए, आप चारों ऑप्शन पढ़िए, उसमें से जो आपको सबसे अच्छा सबसे बेस्ट लगे उसको टिक मारा करिए ना, अपने आप को एज अ टीचर एज अ बच्चा समझ के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन की मांग होती है, जिस क्वेश्चन में लगे कि यहाँ पे आपको बच्चा बन के क्वेश्चन देना है तो बच्चे की जगह पे अपने आप को क्वेश्चन रख के जवाब दिया करें, जहां लगे कि आप एज अ टीचर आपका क्या दायित्व बनता है, कैसे आप बच्चों को सिखाना है, वहां पे एज अ टीचर होके जवाब दीजिएगा ना। तो देखिए क्या कह रहा है, सर्वाधिक सहायक आप कैसे सहायक सबसे ज्यादा क्या होगा, हिंदी भाषा के साहित्य के पाठ्य पुस्तक तो आप ले लेंगे, और फिर अन्य मुद्रित सामग्री का मतलब ही क्या है दोस्तों, प्रिंटेड मीडिया, यानी मुद्रित में सब चीज आपका आ जाएगा ना, समाचार पत्र आ जाएगा, आपके जितनी पत्र पत्रिकाएं आ जाएंगी, कॉमिक्स आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा ना। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यही आपका बेस्ट है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है दोस्तों। देखिए ये ऐसा मैंने पेडागोजी में अंतर बताया था ना, भाषा अर्जन और अधिगम में अच्छे से बकायदा उसको अंतर बताया था ना, तो अगर अभी भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लास जरूर देखिएगा। और देखिए आधार नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है, भाषाई परिवेश, सहजता, स्वाभाविकता, व्याकरण। तो मुख्य अंतर जो पूछा है तो दोस्तों क्या भाषाई परिवेश तो होगा, सहजता भी होगा और स्वाभाविकता भी होगा, लेकिन व्याकरण ही आपका मुख्य अंतर नहीं है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस विषय को, यहाँ होगा, स्थान देने का क्या औचित्य है। यानी यहाँ पे एक विषय दिया है, टॉपिक दिया हुआ है, क्या, स्त्री को किसका, सौंदर्य। सौंदर्य यानी सिर्फ स्त्री को, अधिकतर हमारे समाज में क्या होता है, ज्यादातर स्त्रियों को बस खूबसूरती यही सबसे जोड़ के देखा जाता है। उनके जो उनका दिमाग होता है, उनकी जो समझ बूझ है, वो सबको ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। तो विषय में इसको डालने का क्या औचित्य हो सकता है कि बच्चों से ऐसा टॉपिक डलवा के उनसे क्या जानना चाहता है। चलिए देखिए, सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। देखिए दोस्तों, आजकल बच्चों को हर चीज से जोड़ने के लिए अच्छे अच्छे टॉपिकों का यूज किया जाता है। तो क्या स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाना, क्या ऐसा हो जाएगा? क्या बच्चों को उसी रूढ़िवादी, उसी विचारधारा से जोड़ना है कि स्त्री सिर्फ सौंदर्य का प्रतिमान है, स्त्री बंधन की चर्चा करना, या फिर कह रहा है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। यहाँ पे क्या कोई कॉस्मेटिक, फेयर लवली, लैक्मे, ये सब का विरोध करने की बात की जा रही है दोस्तों? या फिर क्या किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए दोस्तों, क्या कर रहे हैं, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ा जा रहा है। यानी एक तो आपका भाषा है, बच्चे जब स्त्री विमर्श पे, जो स्त्री का ये विषय है, उस पर चर्चा करेंगे, एक तो उनकी भाषा का विकास होगा, दूसरा वो रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ेंगे, उनकी विचारधारा का विकास होगा ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। यानी भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, और बाकी तीनों आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, समझ रहे हैं? आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश डैश को पोषित करता है ना। जैसे पाठ में क्या ठिठियाना आया, उससे क्या क्वेश्चन दिया जाता है ना। अब आना, ठिठियाने में कौन सा प्रत्यय, आना प्रत्यय यूज हुआ है, तो बोला जा रहा है कि आना प्रत्यय बनाकर 4 सार्थक शब्द जो हमेशा यूज में आते हैं ना, उनसे जिनका अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्द लिखिए। अब इस प्रश्न को डालने का क्या औचित्य हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, क्या प्रत्यय का समस्त ज्ञान करवाना है, सूत्र शैली व्याकरण को बताना है, या फिर संदर्भ में व्याकरण सिखाना है, या पाठ पुस्तकीय व्याकरण सिखाना है? दोस्तों मेरी 2 बातें हमेशा याद रख लीजिएगा, जहां भी एकीकृत और संदर्भ आए, हमेशा एनसीएफ हो, आपका एनसीएफ हो, एनईपी हो, ये सब जितना भी हो, हमेशा बच्चों को भाषा, ये सब किससे, संदर्भ में, व्याकरण का ज्ञान क्या, संदर्भ में एकीकृत रूप से, हमेशा यही सब सिखाने की बात करता है। तो ये चीजें 2 पॉइंट हमेशा एकदम गांठ बांध लीजिएगा। तो हमेशा क्या, संदर्भ में व्याकरण सिखाने पे जोर दिया जाता है ना, उनको हर चीज जोड़ते हुए, ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि उनको प्रेशर दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती नियम याद कराए जा रहे हैं। नहीं, बच्चे खेल खेल में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आसानी से व्याकरण सीख जाएंगे। मेन मकसद यही होता है। तो यानी संदर्भ में व्याकरण गतिविधि द्वारा, एक क्वेश्चन द्वारा सिखाया जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश डैश पर बल दिया जाता है। यहाँ पे होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश डैश पर परिचित कराने पर, यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे चलाया, परिचित कराने पर बल दिया जाता है। किस पे परिचित कराने पे बल दिया जाता है, ये यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे यहाँ होगा ना, पूछ रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर किसको परिचित कराने पे बल दिया जाता है ना। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, या साहित्यिक विधाओं पे। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है, सिर्फ पठन प्रक्रिया नहीं होगी, लेखन भी नहीं होगी, लेकिन क्या, अलंकार और छंद, सिर्फ एक छोटे से टॉपिक से नहीं, साहित्यिक विधा। जब वो एक साहित्यिक विधा पढ़ेंगे तो वो हर चीज से कनेक्टेड होके पढ़ेंगे ना, तो उस पर किस पे ज्यादा बल दिया जाएगा, साहित्यिक विधाओं से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साहित्यिक विधाओं से। तो दोस्तों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन ये था। अब ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की प्रैक्टिस सेट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, चुन चुन के क्वेश्चन ले आ जा रहे हैं, आप अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा ना। और हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए,
लाइक बटन तो खूब अच्छे से दबा दिया करिए और शेयर तो बहुत ज्यादा किया करिए ना दोस्तों। आपके लिए मेहनत की जा रही है, सारे टीचर्स लगे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो शेयर खूब करिए, जम के शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि क्या आपको समय समय पर सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जरूरी है ये सब आपके लिए, आप इसको पढ़ते जाइए ना। तो ठीक है दोस्तों, हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।